डैड? जमाया, ये तुमने क्या किया? मॉम? जमाया, तुमने अपने डैड को शूट कर दिया। आखिर क्यों? मॉम, ये मैंने नहीं किया। ये तो जमाया, इससे ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मॉम, ये मैंने नहीं किया। जमाया, तुमने ऐसा क्यों किया? हे गॉड, ये क्या हो गया? जमाया, क्या किया तुमने? मॉम, ये मैंने नहीं किया। ये तो बस जमाया, तुम्हें इससे ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं भी पुलिस को कॉल कर रही हूँ। नहीं मॉम, पुलिस को कॉल मत कीजिए, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नहीं जमाया, तुमने आज हद पार कर दी। तुमने अपने डैड को शूट कर दिया। हे भगवान, तुमने ये क्या कर दिया? मॉम प्लीज़ पुलिस को कॉल मत कीजिए, मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। और बस थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। ऑफिसर, ले जाइए इसे यहाँ से। इसने मेरे हस्बैंड को शूट किया है, ये मेरी बेटी के लाने के लायक नहीं है। नहीं ऑफिसर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसे ले जाइए यहाँ से। और इसी के साथ जमाया को वहाँ से ले जाया जाता है। तो अब वक्त है शहर में हुई सबसे बड़ी घटना के बारे में, जिसने पूरे के पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया। यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया का भी ध्यान इस घटनाक्रम की तरफ गया है। कल जापान के तीसरे सबसे बड़े और शहर के यानी टोक्यो के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून मिस्टर यामामोटो को उन्हीं की स्टेप डॉटर ने शूट कर दिया। विवाद कुछ भी था वो सामने नहीं आ पाया, लेकिन आलम तो ये था कि मिस्टर यामामोटो एक असली पिता होने के नाते यानी असली पिता होने का फ़र्ज़ पूरा करते थे। वो अपनी बेटी के लिए हर तरह की कमियों को पूरा करा करते थे। लेकिन अभी तक इस केस में कुछ सामने नहीं आ पा रहा है कि आखिर क्यों उनकी स्टेप डॉटर ने उन्हें शूट किया। अब हम इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में उनकी पत्नी मिसेस यामामोटो का रिप्लाई आपको दिखाने वाले हैं। तो मिसेस यामामोटो, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हुआ होगा आपकी बेटी और आपके पति के बीच में कि उन्होंने आपके पति को शूट किया? मैं नहीं जानती, लेकिन ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। उसने मेरे पति को शूट किया है और अब वो मेरी बेटी के लाने के लायक नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ तो होगा कि जिससे उन दोनों के बीच में विवाद पैदा हुआ और उन्होंने आपके पति को शूट कर दिया। मैंने कहा ना, मैं नहीं जानती। प्लीज़ मुझसे इस बारे में कोई सवाल मत कीजिए। ठीक है, हम आपसे इस बारे में आज बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको जवाब तो देना होगा। ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। तो ठीक है, आज की ताज़ा खबर में यही समाप्त करते हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे घटनाक्रम ने पूरे के पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया है। आज का समय ऐसा आ चुका है कि बच्चे ही अपने माँ बाप के खिलाफ जा रहे हो, यहाँ तक कि उन्हें शूट कर रहे हैं। तो आज इसी के साथ हम इस खबर को अंत करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये खबर देख के अच्छा लगा होगा। आगे की खबर जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट खबर में। क्या बकवास खबर आ रही है और आखिर सब चल कर रहा है शहर में। ये सब कहते ही मिस्सो की मॉम टीवी बंद कर देती हैं। तभी मिस्सो घर के अंदर आते हैं, यानी मिस्सो अपने स्कूल से घर पहुंचता है तो अपनी मॉम से कहता है, क्या हुआ मॉम, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? तभी मिस्सो की मॉम मिस्सो को सारी बातें बताती और कहती हैं कि ये सब हो गया है। तभी मिस्सो को भी एकदम से धक्का लगता है कि आखिर ये क्या हो गया, और वो सोचता है कि इस बारे में उसे पता लगाना चाहिए। और मिस्सो अपनी मॉम से कहता है, मुझे कुछ और बताइए ना मॉम। और मिस्सो की मॉम कुछ बताने वाले तभी जो है दरवाजे की घंटी बजती है और मिस्सो कहता है, मैं जाके देखता हूँ मॉम। और मिस्सो जाके गेट खोलता है तो एकदम से वो शॉक हो जाता है और दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं शहर के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर मिस्टर टोरुकी। मिस्टर टोरुकी को देखकर एकदम से मिस्टर डर जाता है और वो कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मिस्टर टोरुकी कहते हैं, मुझे परमानेंट नंबर 1 से मिलना है, मुझे अभी के परमानेंट नंबर 1 से मिलना है। और उनकी इस आवाज़ को सुनकर मिस्सो की मॉम बाहर आती हैं और ऐसे उन्हें देखकर मिस्सो की मॉम में डर जाती है और मिस्सो से कहती है, ये कौन है, मतलब ये यहाँ पर क्यों आए हैं? तो मिस्टर टोरुकी कहते हैं, आप डरिए मत, मैं बस यहाँ पर मैं नंबर 1 से मिलने के लिए आया हुआ हूँ और मुझे इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं। मैंने सुना है कि आपका बेटा उसका काफ़ी अच्छा दोस्त है, इसलिए मुझे परमानेंट नंबर 1 से अभी के अभी इसी वक्त मिलना है। तभी मिस्सो की मॉम कहती है, लेकिन वो तो यहाँ पर अभी नहीं है। तभी मिस्सो कहता है, अरे नहीं मॉम, मैं उसे अभी बुला के लेकर आता हूँ। तभी मिस्सो की मॉम कह रही, तुम उसे कैसे बुलाओगे? तभी मिस्सो कहता है, ये तो मेरी प्रॉब्लम है मॉम, आप एक काम कीजिए, मिस्टर टोरुकी को यहाँ पर ही खड़ा रखिए। और मिस्सो भागते ऊपर जाता है और अपने रोबोट को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि रोबोट तुम नीचे जाओ और मैं बाहर से आता हूँ। तभी रोबोट कहता है, आखिर क्या हो गया? तभी मिस्सो कहता है, अरे तुम सवाल जवाब मत करो, बाहर जाओ और मैटर संभालो। और मिस्सो अपना परमानेंट सेट पहनता है और अपने रोबोट को नीचे भेज देता है और खुद जो है बालकनी से बाहर जाता है ताकि जैसे ही मिस्टर टोरुकी अंदर आए वो अंदर एंट्री कर सके। रोबोट को कुछ भी नहीं पता था, पर रोबोट नीचे आता है, वो भी थोड़ा शॉक हो जाता है। और रोबोट इतना जानता था कि कोई भी सिचुएशन नीचे है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो वो थोड़ा सा समझदारी के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन जैसे वो नीचे जाता है थोड़ा सा वो भी शॉक हो जाता है। तो मिस्टर टोरुकी को देख के कहता है, आप? तभी मिस्टर टोरुकी कहते हैं, हाँ तुमने तो मुझे पहली बार देख लिया था ना, तो तुम दोबारा क्यों शॉक हो रहे हो? तभी रोबोट कहते हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं, हाँ बोलिए आपको क्या काम है? तभी मिस्टर टोरुकी कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना मुझे परमानेंट नंबर 1 से मिलना है, मुझे अभी के भी मिलवाओ। तभी रोबोट कहता है, हाँ ज़रूर ज़रूर, मैं अभी उसे बुलाकर लेकर आया हूँ, वो आने वाला होगा, आप ऊपर चलिए। और मिस्टर टोरुकी जो रहते हैं रोबोट के साथ ऊपर जा रहते हैं और मिस्सो की मॉम में जो रहती है वो उनके साथ में जा रहते हैं। मिस्टर टोरुकी कहते हैं, आप ऊपर नहीं आ सकती। मिस्सो की मॉम कहती है, क्यों? मिस्टर टोरुकी कहते हैं, मुझे कुछ पर्सनल बातें करनी है इन सभी से, तो आप ऊपर नहीं आ सकती। तभी मिस्सो की मॉम कहते हैं, लेकिन तभी मिस्टर टोरुकी कहते हैं, मैंने कहा ना आप ऊपर नहीं आ सकती तो नहीं आ सकती। और वो मिस्सो की मॉम को ऊपर नहीं आने देते।
मिस्टर टोरू की मिस्सो के रोबोट के साथ मिस्सो के रूम के अंदर एंटर करते हैं। तो वो कहते हैं कहाँ है परमैन। तभी मिस्सो का रोबोट कहता है सर वो अभी आ रहा है, तो आप बैठिए ना। और मिस्टर टोरू की कहते हैं हाँ ज़रूर, और मिस्टर टोरू के नीचे बैठ जाते हैं। तभी मिस्सो का रोबोट कहता है आपको क्या काम है। तभी मिस्टर टोरू की कहते हैं वो परमैन के आने के बाद ही बताऊँगा। और बस वो थोड़ा वेट करने लगते हैं। परमैन हमारा बाहर ही खड़ा हुआ होता है, तो बस ऐसा दिखा रहा होता है कि बस वो जो है कहीं दूर से आ रहा है। तो अब वो अंदर करता है एंटर रूम के। तो वो कहता है हाँ बोलो मिस्सो, तुमने मुझे इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया। तो उसका रोबोट मिस्सो से कहता है, यानी मेरे परमैन से कहता है कि देखो तुमसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है। और हमारा परमैन भी रहता है, थोड़ा बहुत शौक दिखाता है कि वो कमिश्नर को ऐसे देख कर, यानी सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर को देख के थोड़ा बहुत शौक है। तो कहता है अरे आप। तभी सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर कहते हैं मिस्टर टोरू कहते हैं हाँ मैं, नाइस टू मीट यू परमैन। तभी परमैन कहता है नाइस टू मीट यू सर, बोलिए आपको क्या काम है मुझसे। तभी मिस्टर टोरू कहते हैं काम तो मुझे तुमसे इतना बड़ा है परमैन कि मैं तुम्हें ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। एक काम करो तुम भी बैठ जाओ, हम आराम से बात करेंगे। और परमैन जो रहता है वो कुशन पर बैठता है। और मिस्टर टोरू जो है पूरा का पूरा इंसिडेंट जो कल रात को जितना हो सके मिसेस यामामोटो की बताया हुआ था वो ऑब्ज़र्व करा, वो उन्होंने परमैन को एक्सप्लेन कर दिया। अब परमैन कहता है ये तो बड़ा क्रूशियल मैटर है, मैंने इस बारे में सुना भी था। तभी मिस्टर टोरुकी कहते हैं तो तुम्हें क्या लगता है कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। तभी परमैन कहता है सर मैं इसमें क्या ही कह सकता हूँ, ये थोड़ा सा हमारे पहुँच से बाहर का मैटर है। बिकॉज गवर्नमेंट ने हमें साफ साफ कह रखा है कि परमैन किसी भी डेथ या फिर किसी सीरियस मैटर में अपना इंटरफेरेंस नहीं देंगे। बिकॉज उनका हम पर सख्त फैसला है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता और ना ही आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। तभी मिस्टर टोरुकी कहते हैं ये लो परमैन। तभी परमैन कहता है ये क्या है। मिस्टर टोरुकी कहते हैं ये है अप्रूवल। मैं जानता था कि तुम्हारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो मैं ये पहले से तुम्हारे साथ ले जाने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए तो मैं ये अप्रूवल लेकर आया हूँ। ये परमैन बोलता है लेकिन, तभी मिस्टर टोरुकी कहते हैं अब लेकिन वेकिन मत करो परमैन, तुम्हें इस मैटर में हमारी हेल्प करनी होगी, बहुत बड़ा मैटर है। आखिर सबसे बड़े बिजनेसमैन शहर के आखिर ऐसा क्या हो गया कि उन्हें ऐसे शूट कर दिया गया। तभी परमैन कहता है लेकिन सर जैसा कि आप बता रहे हो उनकी बेटी ने शूट किया, तो इसमें केस में आखिर बचा ही क्या है। जैसे कि आपने कहा फिंगर्स के निशान गन के ऊपर मिले हैं और मौका वारदात पर भी ऐसी कई चीज़ें मिल रही हैं जो वहाँ पर सब चीज़ें प्रूफ कर रही हैं। तो आप उनकी बेटी को सज़ा दे दीजिए ना, इसमें आखिर ऐसा गलत क्या होगा, मुजरिम को सज़ा मिलनी चाहिए। तभी मिस्टर टोरुकी कहते हैं लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसने ऐसा किया होगा। तभी परमैन कहता है आखिर ऐसा कैसे करते हैं आप। तभी मिस्टर टोरुकी कहते हैं मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूँ बिकॉज मिस्टर यामामोटो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे और जब भी मैं उनके घर में जाया करता था मैंने उनकी बेटी को ऐसे कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। तभी परमैन कहता है लेकिन सर जब सारे एविडेंसेस उसके खिलाफ मिल रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं। तभी मिस्टर टोरुकी कहते हैं इस लाइन में 40 साल से हूँ परमैन बेटा, कुछ सोच समझ के कह रहा हूँ। तभी मिस्टर टोरुकी कहते हैं क्या कहते हो, करोगे मेरी मदद। ये परमैन कहता है सर जैसा आप बोलेंगे वैसा करने को तैयार हो, लेकिन जब सारे एविडेंसेस उसके खिलाफ है तो इसमें छानबीन का कोई मैटर बनता ही नहीं है। तभी मिस्टर टोरुकी कहते हैं बस तुम्हें मेरी मदद करनी है, बाकी सवाल जवाब मत करो। तभी परमैन कहता है ठीक है सर, और वो कहता है मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। हम मिस्टर टोरुकी कहते हैं सही कहा, अब हम चलते हैं। और वो परमैन को अपने साथ वहाँ पर ले जाते हैं। मिस्टर टोरुकी परमैन को मिस्टर यामामोटो के घर पर ले जाते हैं जहाँ पर उनका मर्डर हुआ होता है। परमैन और मिस्टर टोरुकी वहाँ पर पहुँचते हैं तो परमैन उस जगह को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है। परमैन को बेसिकली वहाँ पर कुछ खास चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती हैं, लेकिन परमैन थोड़ी देर तक उस जगह को ऑब्जर्व करता है। और थोड़ी देर के बाद मिस्टर टोरुकी परमैन के पास आके कहते हैं तुमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या तुम्हें लगता है कि वो उसी ने किया होगा। तो ये परमैन कहता है सर मैं इन कामों में थोड़ा कच्चा हूँ, लेकिन जहाँ तक कि इस जगह की हालत देख के लग रहा है कि हाँ सर ऐसा हो सकता है कि उसने ऐसा किया हो। तभी मिस्टर टोरुकी कहते हैं ठीक से ऑब्जर्व करो बेटा, हो सकता है कि उसने ऐसा ना किया हो। और परमैन उस जगह को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है। तभी परमैन कहता है मिस्टर टोरुकी यानी मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। तभी मिस्टर टोरुकी कहते हैं हाँ बोलो। और परमैन बोलता है सर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे किसी एक परमैन फ्रेंड को बुला ले ताकि वो मेरी हेल्प कर सके इस मैटर में। तभी मिस्टर टोरुकी कहता है ज़रूर, तुम लेकिन किसी एक को ही बुलाना। और परमैन जो रहता है वो पाको को बुला लेता है और पाको को पूरा का पूरा मैटर जो है बैच पर एक्सप्लेन कर देता है। और पाको भी जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाती है। जैसे पाको वहाँ पर पहुँचती है तो परमैन से बोलती है मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ। परमैन बोलता है बस तुम्हें यहाँ पर चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और मिस्टर टोरुकी को बताना है कि तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है कि हाँ ऐसा वही कर सकती है, यानी मिस्टर यामामोटो की बेटी कर सकती है। तो पाको बोलती ठीक है, और पाको भी उस जगह को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करती है। लेकिन सच में कहूँ तो पाको को भी ऐसा कुछ नहीं लगता कि वहाँ पर कुछ ऐसे एविडेंसेस मिल रहे हैं कि जो गलत बात साबित कर दें ये वाली। तो मिस्टर टोरुकी कहते हैं तुम्हें कुछ मिला बेटा। तभी पाको बोलती है नहीं सर मुझे भी ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन हम कुछ और अगर आप हमें इस बारे में बताएं तो हम कुछ कर सकते हैं। तभी मिस्टर टोरुकी कहते हैं मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हें डायरेक्ट उसी से मिलवा देता हूँ, तुम उसकी बातों को सुनना
और हो सके तो जितना हो सके उसकी बातों को ऑब्जर्व करना और फिर मुझे बताना कि तुम्हें लगता है कि वो ऐसा कर सकती है। तभी दोनों परमानेंट कहते हैं जी सर। और मिस्टर टोरुकी जो रहते हैं वो सबसे बड़ी जेल जो होती है शहर की, वो वहाँ पर परमानेंट और पाको को ले जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते ही परमानेंट मिस्टर टोरुकी से कहता है सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मिस्टर टोरुकी कहते हैं हाँ बोलो। तभी परमानेंट बोलता है सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आखिर हम यहाँ पर आके करेंगे क्या, हम उससे पूछेंगे क्या, उससे पूछ के फ़ायदा क्या होगा, वो हमें कुछ नहीं बताने वाली। तभी मिस्टर टोरुकी कहते हैं बेटा देखो परमैन, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ कि वो जो लड़की है ना वो थोड़ी बहुत मेंटली डिस्टर्ब्ड है, इसलिए मैं भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है नहीं, बिकॉज मैं एक तरफ फैसला नहीं ले सकता। बिकॉज मैंने जहाँ तक उस लड़की को आज तक ऑब्जर्व किया है वो ऐसा नहीं कर सकती, मेरा ये मानना है। लेकिन कानूनी कार्यवाही तो उसके ऊपर होके रहेगी, चाहे वो उसका बिहेवियर कैसा भी हो, उसका बिहेवियर उसे नहीं बता सकता। और जहाँ तक कि उसकी माँ भी उसके ऊपर अगर केस कर रही है तो हमें उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी होगी। लेकिन मैं एक पर्सपेक्टिव को नहीं देख सकता, मुझे दोनों ओर से देखना होगा कि आखिर माजरा था क्या। क्या पता ऐसा कुछ हो कि हमें जो दिख रहा है वो ना हो और जो हो रहा है वो हमें दिख ना रहा हो। इसलिए बस मैं इस मामले की तहकीकात कर रहा हूँ और अगर मुझे कोई एविडेंस नहीं मिलते हैं तो बेशर्ते उनकी बेटी को सज़ा मिलना तय है। और परमन और पाको जो रहते हैं इस बात से भी एकदम डिनाई नहीं कर पाते कि मिस्टर टोरुकी की बात जो एकदम सही है। और वो लोग जो है प्रिजन के अंदर एंटर करते हैं। जैसे वो लोग प्रिजन के अंदर एंटर करते हैं तो प्रिजन का माहौल जो है एकदम से परमैन को बहुत बेकार लगता है। अंदर से बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आ रही होती है, जो लोग होते हैं वो टॉर्चर हो रहे होते हैं एक दूसरे के द्वारा, यानी कोई किसी को मार रहा होता है, कोई किसी को मार रहा होता है। और पुलिस ऑफिसर जो है कहीं पे सच्चाई उगलवा रहे होते हैं, बिकॉज ये जेल है यार, और जेल का माहौल परमैन ने इतना एक्सपीरियंस नहीं किया है। बिकॉज गवर्नमेंट ने परमैन को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है ऐसे जेल वाले मामलों में, मर्डर्स वाले मामलों में, फिर सीरियस मैटर्स में जाने के लिए उनको मना किया हुआ है। परमैन को सिर्फ कहा गया कि आप चोरी की तक के डिपार्टमेंट्स को ही संभालें तो ये अच्छा रहेगा। तो इसलिए परमैन जो है आज पहली बार जेल के अंदर है तो उसे काफ़ी अजीब लग रहा है। और उसका दिल भी थोड़ा बैठा जा रहा होता है कि जब वो ज़िमांजा से मिलेगा तो आखिर रिएक्ट कैसे करेगा। बिकॉज परमैन पहली बार किसी मर्डर केस को सॉल्व करने में हेल्प करने वाला है या फिर सॉल्व करने वाला है। अब मिस्टर टोरुकी जो रहते हैं वो परमैन को ज़िमांजा के पास ले जाते हैं। ज़िमांजा बेसिकली एक रूम के अंदर होती है जहाँ पर एक साइकेट्रिस्ट उसकी जो है चेकअप कर रहा होता है। तभी साइकेट्रिस्ट ज़िमांजा से कहता है देखो तुम सच्चाई बता दो, सच्चाई बता दो कि तो बहुत बढ़िया रहेगा, तुम्हारी सज़ा कम हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर तुम्हारा नसीब अच्छा रहा तो तुम्हें फांसी से बचने तक का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें सच बोलना होगा। तभी ज़िमांजा बोलती है मैं तुम्हें कितने लंबे टाइम से कह रही हूँ बेवकूफ़ डॉक्टर, मैंने सब कुछ भी नहीं किया, मैंने सब कुछ भी नहीं किया। तो बताओ ये किसने किया? शूट तुम नहीं किया है, मैं ये जानता हूँ। बंदूक के ऊपर तुम्हारे निशान मिले हैं, मैं जानता हूँ। और मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारी दिमागी अवस्था ठीक नहीं है, लेकिन तुम सच नहीं बोल रही हो। मैं ये भी जानता हूँ कि उस वक्त तुम्हारी दिमागी अवस्था ठीक थी, लेकिन तुमने शूट किया। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? और वो डॉक्टर यानी वो साइकेट्रिस्ट लगातार ज़िमांजा से सवाल कर रहा होता है। ज़िमांजा बड़े आराम से अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उस डॉक्टर से कह रही होती है देखो डॉक्टर, मैं फिर से कह रही हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम मुझ पर बेकार के इल्ज़ाम लगाने बंद कर दो। तभी ज़िमांजा को गुस्सा आता है और वो उठती है और साइकेट्रिस्ट के बहुत जोर से थप्पड़ मारते हुए कहती है मैंने कहा ना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी साइकेट्रिस्ट जो रहता है वो डर जाता है ज़िमांजा से और कहता है आज के लिए इतना बहुत है, और पीछे हट जाता है। तभी साइकेट्रिस्ट जो रहता है वो मिस्टर टोरुकी के पास आके कहता है सर ये कुछ भी नहीं बता रही है। तभी मिस्टर टोरुकी कहते हैं आगे क्या करना है? तभी वो साइकेट्रिस्ट कहता है मैं नहीं जानता सर, मैंने अपना बेस्ट ट्राई कर लिया है, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन कुछ उगलने को ही राज़ी नहीं हो रही है, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया सर, अब आप बताइए क्या करना है। तभी मिस्टर टोरुकी कहते हैं थैंक्स, अगर आपकी मुझे फिर ज़रूरत पड़ी तो आपको ज़रूर से बुलाऊंगा। तभी वो साइकेट्रिस्ट कह रहा है माय प्लेजर सर, और वो वहाँ से चले जाता है। तभी परमैन बोलता है ये सब हो क्या रहा है? तभी मिस्टर टोरुकी कहते हैं मैंने तुम्हें बताया था ना कि उसकी दिमागी अवस्था ठीक नहीं रहती है, बस हम दिमागी जांच करवा रहे हैं, अगर इससे भी कुछ नहीं पता चलता है तो हम कानूनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ जाएंगे। तभी परमैन कहता है क्या मैं उससे एक बार मिल सकता हूँ? और परमैन जो रहता है वो उस रूम के अंदर एंटर करता है प्रिजन के, और पाको भी जो है आ रही होती है। तभी मिस्टर टोरुकी कहते हैं एक वक्त पर एक ही जना अंदर जा सकता है, तुम वहाँ नहीं जा सकती। और पाको जो रहती है वहीं पर बाहर खड़ी हो जाती है। और जैसे ही परमैन उस रूम के अंदर एंटर करता है तो ज़िमांजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है क्यों आए हो तुम यहाँ? तभी परमैन कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। और ज़िमांजा जो है अपनी सीट से खड़े होती है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए परमैन की तरफ लेकर आती है और कहती है मुझे किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं। और वो हाथ वो परमैन के ऊपर मारती है और उसे काफ़ी ज़ोर से लग जाती है। तो गाइस इसी के साथ यहाँ पर एंड करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है हमारी सीरीज़ का द प्लैन्ड डेथ। आखिर क्या है यार ज़िमांजा के साथ क्या हुआ है, उसकी मॉम का क्या रोल है? मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर क्या यार क्रेजीनेस आ रही है कि यार किस तरह की स्टोरी है।
स्टोरी को बनाने में 15 दिन लगे हैं, 2 से 3 या फिर 4 पार्ट भी हो सकते हैं और तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ में। तो यार लाइक कर दो, चैनल पे नए हो देन सब्सक्राइब कर दो। इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे रेगुलर टाइमिंग पे आ जाएगा, यानी एक दिन छोड़ के 2:30 बजे आ जाएगा, यानी 12:30 बजे आ जाएगा। तो तुम चैनल पे नए सब्सक्राइब तो कर लो, बिकॉज अब इस मंथ जो है एकदम नेक्स्ट लेवल का कंटेंट आने वाला है, वो तुम्हें इसी वीडियो से फील हो गया होगा। इस वीडियो में बस एक कमी थी, मेरा नरेशन वो भी मैंने बहुत इंप्रूव किया है, तो ट्राई टू डू कि तुम इस वीडियो को लाइक करके जाओ। तो मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए स्टे ट्यून्ड, चल एंड बाय बाय। तो अब